हाय फ्रेंड अनाटियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रिफ्रैक्टरी टेक्नोलॉजी का जो कि फाइनल ईयर ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर है सॉल्व कराएंगे। रिफ्रैक्टरी टेक्नोलॉजी तो ये जो फाइनल ईयर वालों के साथ साथ इसमें क्या होगा, आपका जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? पॉटरी एंड रिफ्रैक्टरी। पॉटरी एंड रिफ्रैक्टरी है वो भी। जो रिफ्रैक्टरी का पोर्शन है वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा, वो भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं हम रिफ्रैक्टरी का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ना करते हैं, रिफ्रैक्टरी का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीटेड होते हैं। ये सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी आप कोई भी पेपर होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें 5 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें ऑप्शनल टाइप से है। तो इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन में 3-4 होते हैं। तो इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कराएंगे। तो क्या है कि आपको पूरा सिलेबस लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा, और यदि हमें दूसरा कोई पेपर मिलेगा तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2018 का था ये पेपर, आप देख सकते हैं 2018 का पेपर था, इसलिए इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक बात और सीख लें कि रिफ्रैक्टरी क्या होता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। यानी कि हम फाइनल ईयर में हैं और रिफ्रैक्टरी को क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके सब्जेक्ट का मीनिंग पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम रिफ्रैक्टरी को क्यों पढ़ रहे हैं। ये रिफ्रैक्टरी पढ़ रहे हैं, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, वही तो रीजन होगा अपने सिलेबस में ऐड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि रिफ्रैक्टरी को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी सिरेमिक के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको पकाने के लिए किसी भट्ठी की जरूरत होगी। क्या फायरिंग के लिए क्या जरूरत चाहिए होगी? फायरिंग के लिए फायरिंग के लिए फर्नेस की जरूरत होगी, और फर्नेस का टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो नॉर्मल ब्रिक जो ईंटें हैं, जो ईंटें नॉर्मल ईंटें होती है, साधारण ईंटें, वो जैसे जो नॉर्मल ईंटें हैं, नॉर्मल ब्रिक जिससे मकान बनता है, वो यहाँ इसको सहन कर, इतने टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए स्पेशल ब्रिक ईंटों को यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। स्पेशल ईंटें होती हैं, ठीक है, स्पेशल ब्रिक्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी। तो इन फर्नेसेस को बनाने के लिए जो भी ईंटें यूज की जाती हैं वो किसके अंतर्गत आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। ताप से पदार्थ, रिफ्रैक्टरी मतलब ताप को सहन करने वाला, जैसे ताप से पदार्थ, ताप से पदार्थ यानी ताप को सहन करने वाला पदार्थ, ताप को सहन करने वाला पदार्थ, ये ताप से पदार्थ होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर को जो सहन कर ले उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को रिफ्रैक्टरी का मीनिंग समझ आया होगा, और रिफ्रैक्टरी को हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाओगे एज ए सुपरवाइजर इंजीनियर जाओगे, वहां पर क्या बन रहा होगा, क्या बनता होगा, या तो टाइल बनती होगी, ठीक है, या तो रिफ्रैक्टरी ही बनती होगी, ठीक, या सैनिटरी वेयर बनता होगा, या सैनिटरी वेयर, या क्या बन रहा होगा, इंसुलेटर बनता होगा, इंसुलेटर, ठीक है, या सीमेंट बनता होगा, सीमेंट होगा, या क्रॉकरी वेयर होगा, क्रॉकरी वेयर वेयर बन रहा होगा। ये सारे पदार्थ जब बन के होते हैं तो इसको पकाने के लिए क्या चाहिए, एक भट्ठी की अवस्था पड़ती है, और उस भट्ठी को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक स्पेशल ईंटों की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफैक्ट्री बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को रिफैक्ट्री के बारे में तो समझ में आ गए ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं हम, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हाउ हाउ द हाउ द शेप्ड रिफ्रैक्टरीज डिफर फ्रॉम रिफ्रैक्टरी कास्टेबल। तो रिफ्रैक्टरी की जब टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ, यानी आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का है, जब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी की बात करेंगे, रिफ्रैक्टरी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी की बात करते हैं तो ये दो तरीके से होता है, एक शेप्ड रिफ्रैक्टरी,
दूसरा क्या होता है आपका अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री। अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री ये दूसरा टाइप है, ठीक है। सेव्ड मतलब जिसका एक इस तरीके से एक फिक्स, जैसे ईंटें आपने देखे होंगे, एक फिक्स आकार होता है, ये क्या हो गया आपका सेव्ड रिफ्रैक्ट्री हो गया। अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री हो गया जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। जैसे कि आप मकान बनवाने के लिए जो भी मसाला बनाते हैं, जिससे ये दो ईंटों को जोड़ा जाता है, सीमेंट मोरंग गिट्टी मिला के, जैसे आप उसको बना के रखते हैं और ये मकान बनाने के लिए, उसी तरीके से ये क्या होता है अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री होता है, जिसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। अब यहाँ पर जो ये कास्ट टेबल है, ये आप देख रहे हैं कास्ट टेबल, तो ये क्या है अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री है, ठीक है। और ये सेव्ड रिफ्रैक्ट्री, तो सिंपल सा नाम दिया हुआ है सेव्ड रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। तो ये किस में आता है, तुम्हारा रिफ्रैक्ट्री में आता है, ठीक है। तो ये सेव्ड रिफ्रैक्ट्री और अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री में, सेव्ड रिफ्रैक्ट्री में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो चलिए सीखते हैं सेव्ड रिफ्रैक्ट्री और अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। एक तरफ आप कर लो सेव्ड रिफ्रैक्ट्री, दूसरी तरफ आप कर लो अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। किसमें अंतर बताना है, इन दोनों में आपको क्या बताना है, अंतर बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा, जो सेम रिफ्रैक्ट्री होता है, तो इसका एक फिक्स आकार होता है, यानी फिक्स शेप एंड साइज होता है। फर्स्ट है फिक्स्ड शेप एंड साइज, ठीक है। इसका कोई फिक्स, इसका फिक्स शेप साइज नहीं होता, ये अनफिक्स्ड होता है, अनफिक्स्ड, यानी इसका कोई साइज और शेप फिक्स ही नहीं होता है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप बना लोगे। जहां पर ये इसको अप्लाई किया जाता है वहीं पर ये उसी के जैसा आकार ले लेता है। तो इसका शेप और इसका अनफिक्स्ड रहता है, शेप और साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट का हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है यूनिफॉर्मिटी होती है। मतलब यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है, ये एक समान होता है, जैसा इस तरफ इस तरीके से आप देखेंगे चारों तरफ एक जैसा लगेगा। लेकिन अनसेव्ड रिफ्रैक्ट्री का कोई फिक्स नहीं था, अनयूनिफॉर्मिटी रहती है, ठीक है, अनयूनिफॉर्मिटी, ठीक। नेक्स्ट क्या हम देख सकते हैं, इसको हम देखते हैं, यदि का हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है, थर्ड पॉइंट की बात करें, इसका जो मजबूती होता है, यानी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। और इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ लो होता है, लो होता है, क्योंकि ये जहां पर अप्लाई किया जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, इस पे कोई प्रेसिंग अप्लाई नहीं किया जाता है, जैसे इसके पार्टिकल क्लोज आ जाए, पास पास आ जाए। इसलिए क्या होता है कि इसका कोई फिक्स जो स्ट्रेंथ होता है इसका, इसकी तुलना में इसका कम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है तुम्हारा चौथा नंबर पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, क्या होता है कि इसका जो आपका, जब इसको इन दो ब्रिक्स को आप ज्वाइंट लगाओगे, ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है ब्रिक्स है, जब दो ब्रिक्स को लगाओगे तो इनके बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, ज्वाइंट्स रह जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स। तो ये जब सेम रिफ्रैक्ट्री को कहीं अप्लाई करोगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, ज्वाइंट्स रहेगा, यानी गैप रहेगा, इसको एक तरीके से हम गैप कहते हैं। इसमें ज्वाइंट्स नहीं रहता है, इसमें क्या है, नो ज्वाइंट्स अवेलेबल, ठीक है, नो ज्वाइंट्स क्या है, इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट का यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आता है कि इसका जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी नहीं रहती है, जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी रहती है फिक्स नहीं रहता है। वॉल्यूम स्टेबिलिटी यानी आयतन में घटता बढ़ता रहता है, वॉल्यूम स्टेबिलिटी अनफिक्स रहता है। इसकी जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी है
इसका फिक्स रहता है, वैल्यू स्टेबिलिटी इसका फिक्स रहता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये 5 नंबर के हैं तो 6-7 पॉइंट तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो इसको इजी रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर, इजियर टू ट्रांसपोर्टेशन, इजियर टू ट्रांसपोर्टेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर आसानी होती है। मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, बोल रहा हूँ हिंदी में, तो दोनों लोगों को फायदा हो जाएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो भी हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले तो देख के लिख सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं कापी पेन लेके आप बैठ जाइए। अब मेरे जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको आप लिखिए, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी नहीं होता है, नॉट इजियर, ये सॉरी, ये इजी नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी नहीं होता है, नो इजी, नो इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी नहीं होती है। जबकि इसको सेफ डिफेक्टिव की बात करें तो इसको इजियर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से इसको हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थॉट आप लोगों को ये सारी को पॉइंट्स क्लियर होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने पर। दूसरा क्या है कि इसका जब एप्लीकेशन, सॉरी इसमें जगह नहीं है, स्थान नहीं है लिखने के लिए, मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट क्या आएगा कि जब इसको जब इंस्टॉल करते हैं तो भट्टी को बंद करना पड़ता है, यानी किसी भी सेफ रिफैक्ट्री को लगाने के लिए भट्टी को बंद करना पड़ता है, जबकि अनसेफ रिफैक्ट्री को लगाने के लिए चलती हुई भट्टी में भी इसको इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये क्या है कि बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि जो इसका हार्ड होने का टाइम है बहुत जल्दी हो जाता है, लगने इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है लगाने की प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाती है, आसान हो जाता है। और यदि कहीं टूट गया या फूट गया तो इसको हम आसानी से उस प्लेस पे लगा सकते हैं, जबकि सेफ्टी पट्टी को उस स्थान पे नहीं लगाना। मान लिया जाए ये भट्टी है, ये फर्नेस है, ये फर्नेस है, मान लीजिए इस जगह पे ये ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर आप सेफ रिफैक्ट्री को नहीं लगा सकते क्योंकि उसका फिक्स शेप होता है। लेकिन अनसेफ रिफैक्ट्री को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अनसेफ का मतलब क्या है, जैसा देश वैसा भेष, वो जैसा स्थान पाएगा वैसा वो अपना आकार ले लेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो प्लीज लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वी पार्ट कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट का हम वी पार्ट कराएंगे। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज डोलोमाइट रिफैक्ट्री, गिव इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इट, यानी डोलोमाइट रिफैक्ट्री क्या होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को बतानी है। डोलोमाइट रिफैक्ट्री के एक हिसाब से कह दिया जाए, एक तरीके से कह दिया जाए कि डोलोमाइट रिफैक्ट्री के पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या होता है डोलोमाइट रिफैक्ट्री, क्या काम केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए सीखते हैं डोलोमाइट रिफैक्ट्री के बारे में। डोलोमाइट रिफैक्ट्री, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, रासायनिक फार्मूला क्या होता है, MgCO3.CaCO3, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, MgCO3CaCO3। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसका जो केमिकल केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या 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 होता है, MgO एंड CaO, और प्लस क्या होता है CO, गैस से गैस होती है, अदर क्या होता है इंपॉर्टेंट गैसेस बन के निकल जाता है, MgCO CaCO MgO बचता है और बाकी अदर निकल जाता है, बर्नआउट हो जाता है, ठीक। बाकी क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। अब इसकी बात करें, केमिकल नेचर का बात करें, किसका बात करें, केमिकल नेचर,
किस इसका नेचर कैसा है, केमिकल नेचर की बात करें, ये होता है बेसिक रिफ्रैक्टिव। किस टाइप की रिफ्रैक्टिव होगी, बेसिक रिफ्रैक्टिव होती है। ठीक है, ये कैसे होती है, बेसिक रिफ्रैक्टिव होती है। इसलिए इसको हम ऐसे ही जगह पे, ऐसे स्थान पे यूज कर सकते हैं जहां का एनवायरनमेंट बेसिक हो। जैसे यदि आप चाहें ग्लास इंडस्ट्री में इसको यूज करने के लिए, तो इसको आप ग्लास इंडस्ट्री में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ग्लास इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट कैसा है, एसिडिक है। वहां पर कौन सा सबसे ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है, सिल्का यूज किया जाता है। और सिल्का का नेचर कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। लेकिन ये जो डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव होती है, ये क्षारीय होती है। बेसिक मतलब क्षारीय रिफ्रैक्टिव होती है। ठीक है, इसका फायरिंग टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फायरिंग टेम्परेचर कितने पे इस रिफ्रैक्टिव को पकाया जाता है। ठीक है, इसका फायरिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं 1200 से, ठीक है, कितने पे है इसका, 1200 से 1560 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पे इसको क्या है, रिफैक्ट्री बनाने के बाद, ये मान लिया जाए हमारी कोई डोलोमाइट रिफैक्ट्री, इसको बनाने के बाद इतने टेम्परेचर 1200 से 1560 पे इसको पकाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका जो रिफ्रैक्टिवनेस यानी कितना वो ताप सहन कर सकता है, यानी यह ये फ्यूजन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसे। इसका फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको रिफ्रैक्टिवनेस या फ्यूजन टेम्परेचर दोनों बोलते हैं। 2300 डिग्री यानी कितने टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है, टिक सकता है, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई जो कि हम उसके बारे में क्या पॉइंट है जिसको हम डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री के बारे में और क्या जानते हैं। डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्यूशन होता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें जो ये कैल्शियम होता है ना, ये कैल्शियम, ये इसका अवगुण क्या है कि जब भी ये पानी के संपर्क में आता है ना, तो इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो भी जब भी पानी के मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो इसका एक्सपेंशन होने लगता है, आयतन में वृद्धि होने लगती है। तो सपोज दैट आप मान लो ये रिफैक्ट्री है, इसमें ये यहाँ पे मॉइस्चर तो रहेगा, खुले एनवायरनमेंट में यदि हम यूज कर रहे हैं मॉइस्चर रहेगा, या इसमें कुछ मेल्ट कर रहे हैं तो लिक्विड तो रहेगा। तो लिक्विड के संपर्क में जैसे आता है, इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है, जिससे रिफैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंशन होने लगता है, जिससे वो ब्रेक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि इसको हम क्या करें, कोई उपाय करें कि इसका एक्सपेंशन ना हो। तो दो इसको एक्सपेंशन से बचाने के लिए दो उपाय करते हैं, दो मेथड अपनाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या करते हैं हम, इसको मोम वैक्स, जिसे वैक्स बोलते हैं, यानी मोम में मोम, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि रिफैक्ट्री बनाने के बाद ये मोम का टब होता है, उसमें इस रिफैक्ट्री को क्या करते हैं, डिप करा देते हैं। जिससे क्या होता है कि इस रिफैक्ट्री के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। उस लेयर से क्या होगा तुम्हारा कि ये नमी के संपर्क में आने से बच जाएगा, जिससे उसका एक्सपेंशन नहीं होगा। मोम या कोल तार, दो चीज यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, कोल तार। कोल तार भी यूज किया जा सकता है एक्सपेंशन को इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने के लिए। मान लीजिए ये रिफैक्ट्री है, इस पे एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या है उसका एक्सपेंशन, उसका जो फैलाव होता है, आयतन में वृद्धि होती है, वो नहीं होता है। दूसरा क्या है कि ये तो दो विधियां हो गई कि हमने रिफैक्ट्री बनाया, रिफैक्ट्री बनाने के बाद क्या किया, इसको हमने हाई टेम्परेचर मतलब ये बनाने के बाद इसको क्या किया हमने कि मोम में डिप करा दिया। पकने के बाद इसको क्या करते हैं, मोम में डिप करा दिया, जिसके ऊपर, जिसके कारण क्या है, इस पर एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि मॉइस्चर के से सुरक्षा प्रदान करता है। एक कवच के रूप में इस पे चढ़ जाता है, जो कि मॉइस्चर से इसको जो नमी होती है, इस रिफैक्ट्री के ब्रिक के बीच में एक लेयर व परत बना लेता है, जो रिफैक्ट्री से सीधे संपर्क में नमी नहीं आती। सेकंड मेथड क्या होता है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट में क्या है, मोम या वैक्स में डुबो दो। सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं, इसको आप कैल्साइन कर दो, निस्तापित कर दो। ठीक है, क्या करो आप, इसको जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम को, इसको कैल्शियम सिलिकेट बना दो। जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको आप, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको आप कैल्शियम सिलिकेट बना दो। कैल्शियम सिलिकेट बना दो। तो सिलिकेट के लिए क्या चाहिए, हमें सिलिका चाहिए। और सिल्क इसमें क्या करते हैं, सिल्का के लिए हम क्या मिला देते हैं, सरपेंटाइन। क्या मिला देते हैं, सरपेंटाइन।
टाइम मिला देते हैं, कितना परसेंट, 15%, और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम फायर कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब ये निस्तापित करने पर क्या है, इसका जो अवगुण है, पानी के संपर्क में, मॉइस्चर के, नमी के संपर्क में, लिक्विड मटेरियल के संपर्क में आने पर जो भी इसका अवगुण है, एक्सपेंशन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस अपनाते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज की यदि बात करें तो हाई रेफ्रिजरेटर्स को, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, 2300 डिग्री को, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड को यह सहन कर सकता है, ताप को सहन करता है। इसका मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण कि इसका जो स्ट्रेंथ हाई होता है और मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, कैल्शियम का भी मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन स्ट्रेंथ के साथ साथ ये दोनों बेसिक ऑक्साइड है, बहुत ठोस बेसिक ऑक्साइड है, जो कि बेसिक स्लैग के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिरोध दर्शाती हैं, रेसिस्टेंस दर्शाती हैं। इसलिए इसको स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। यानी कैल्शियम रिफैक्ट्री है, कैल्शियम रिफैक्ट्री को तो हम कहाँ यूज करते हैं, रोटरी क्लीन में यूज करते हैं। लेकिन ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम यानी डोलोमाइट रिफैक्ट्री को आप रोटरी क्लीन के साथ साथ आप स्टील इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में बेसिक मटेरियल को ही, जो बेसिक होता है क्षारीय मटेरियल को ही मेल्ट किया जाता है, और ये क्षारीय पदार्थों से प्रतिरोध बहुत ज्यादा दर्शाता है, उससे रिएक्शंस नहीं करता है। इसलिए हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आप आई होप दैट आपको समझ में आया होगा डोलोमाइट रिफैक्ट्री के बारे में। और डिटेल्स में जाना है तो और बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि सॉल्व करा रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें, इसके आधार पर आप वो कर सकते हैं इसको। और हम एप्लीकेशंस बता सकते हैं कि सीमेंट लेडल्स में यूज किया जाता है, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में, आर्गन ऑक्सीजन फर्नेस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, हाउ डज ए क्रोम मैग्नेसाइड ब्रिक्स डिफर फ्रॉम ए मैग्नेसाइड ब्रिक्स। ठीक है, एक दो तरीके से रिफैक्ट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये भी ये बेसिक रिफैक्ट्री है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफैक्ट्रीज है, क्योंकि इनके अलग अलग गुण होता है, अलग अलग एडवांटेज होता है, जिसके कारण इसको ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, चलिए सीखते हैं। दो तरीके से रिफैक्ट्री है, एक होता है मैग्नेसाइट, कौन सा, क्रोम मैग्नेसाइट एंड मैग्नेसाइट क्रोम। तो हम पहले कर लेते हैं, चलिए पहले क्रोम मैग्नेसाइट कर लेते हैं, ये चलिए छोड़िए, मैग्नेसाइट क्रोम रिफ्रैक्ट्री। दूसरा क्या है, क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री। ठीक है, तो इनका जो एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, समझा दूं आपको, आपको माइंड में रखना है, बस आपके मालूम हो जाए। ये देखना है, दोनों सेम सेम रिफ्रैक्ट्री है, ये भी सेम है, क्रोम मैग्नेसाइट क्रोम रिफ्रैक्ट्री भी सेम है, एक ही कंपोजिशन है क्रोम मैग्नेसाइट, बस केवल इनका नाम का जो डिफरेंसेस है। तो आपको समझ में याद कैसे रखना है, और इसमें डिफरेंसेस को, अंतर को ही पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जिसका नाम पहले होगा, ठीक है, रिफैक्ट्री में जिसका नाम पहले होगा वो उस रिफैक्ट्री में उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, जिसका नाम बाद में होगा उसका मात्रा कम होगा पहले की तुलना में। जैसे उदाहरण के लिए, ये है मैग्नेसाइट क्रोम रिफैक्ट्री, तो मैग्नेसाइट यानी MgO, और ये इसका क्या होता है, Cr2O3, क्रोम का होता है, क्रोमाइट का होता है Cr2O3। यानी एक रिफैक्ट्री होगी, एक कोई एक रिफैक्ट्री है, इसमें दो मटेरियल से मिलकर बना है, MgO से मिलकर बना है और क्रोमियम क्रोमाइट से बनकर बना है। तो इसमें जो MgO की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, MgO की मात्रा इतना होगा, और ये Cr2 की मात्रा इतना होगा, ये आपका Cr2 होगा और ये आपका MgO। अब
बात करते आपको समझ में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। इस रिफ्रैक्टरी की बात करें, देखिए इसमें क्रोम सबसे पहले है, तो ये हमारी जो रिफ्रैक्टरी होगी, ये रिफ्रैक्टरी होगी, इसमें क्रोम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, Cr2O3 होगा, और इसमें मैग्नीशियम बाद में है, तो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम होगा। अब कितना कम होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, जो भी मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी जो भी नाम पहले है वो 70% से ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन 70%, above 70%, लेस देन 30%, ये क्या होगा, लेस देन 30%। अभी 30% क्या है, ये 30% है आपका Cr2O3 है, और ये है आपका MgO, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इन दोनों में अंतर क्या होता है। सब कुछ सेम है, केवल इसका परसेंटेज का मात्रा जो है वो सेम है। अब ध्यान रखो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रभावित हो सकती है। जो MgO होता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, कंपेयर टू क्रोमाइड का। तो इसलिए क्या होता है, MgO मिलाने से क्या होता है, किसी भी रिफ्रैक्टरी की ताप सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्रोमाइट भी भाई क्यों यूज करते हैं, कुछ तो उसका गुण होगा जिसके कारण वो इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमाइट क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों मटेरियल है बहुत ही हाईली रेसिस्टेंट टू बेसिक स्लेज, क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंट टू बेसिक स्लैग्स, ठीक है। ये दोनों रिफ्रैक्टरी क्या होती हैं, हाईली रेसिस्टेंस होती है, किसके प्रति, बेसिक स्लैग्स के प्रति हाईली ये रेसिस्टेंस होती है, ठीक। अब यहाँ आती है बात क्रोमाइट का, कि क्रोमाइट क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो क्रोमाइट क्या है कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, जैसे आयरन मिला होता है, ठीक है, आयरन मिला होता है, सिलिका मिली होती है, सिलिका, ठीक है, ये सरपेंटाइन मिला होता है। इसके कारण क्या है, इसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, लेकिन इसका हार्डनेस हाई होता है। हार्डनेस की बात करें तो क्रोमेट बहुत हार्ड मटेरियल होता है, जिससे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रोमाइड की यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया जाए तो इसका 3 से 4 के बीच में होता है, और जिसके कारण इसका स्ट्रेंथ हाई हो जाता है, हाई स्ट्रेंथ, और मेल्टिंग टेम्परेचर का थोड़ा कमी रहता है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, हाईली स्ट्रेंथ देता है। और रेसिस्टेंट टू बेसिक स्लेज तो होता ही, रेसिस्टेंट हाईली रेसिस्टेंट टू बेसिक स्लेज तो होता ही है, ठीक है। अब इन दोनों को बनाने से क्या है कि ये दोनों को मिक्स करने पर क्या है, ये न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी का रूप ले लेते हैं, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड अपेरेंट पोरोसिटी, ट्रू पोरोसिटी और अपेरेंट पोरोसिटी के बीच का आपको अंतर बताना है कि क्या होता है ट्रू ट्रू पोरोसिटी और अपेरेंट पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा पोरोसिटी होता क्या है। तो मान लिया जाए ये कोई वृक्क है, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं अंदर, इसके ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सतह पर भी होते हैं, और रिफ्रैक्टरी के अंदर भी होते हैं, कुछ सरफेस पे भी होते हैं और कुछ अंदर भी होते हैं। तो जो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज पोर, क्या बोलते हैं, जो अंदर बंद होते हैं, क्लोज्ड पोर्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओपन पोर्स, ओपन पोर्स, ठीक है। अब हमारे पास है अपेरेंट पोरोसिटी, अपेरेंट पोरोसिटी एंड बी है आपकी, क्या है बी, आपका क्या है, ट्रू पोरोसिटी, ट्रू, ठीक है, ये सॉरी ये है
ट्रू पोरोसिटी। तो इस सिंपल से इसमें डिफरेंसेस होता है। अपेरेंट पोरोसिटी में क्या करते हैं, केवल ओपन पोर्स को ही कैलकुलेट किया जाता है। किसको कैलकुलेट किया जाता है? केवल ओपन पोर्स को ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अपेरेंट पोरोसिटी, पोरोसिटी में केवल वनली क्या है, ओपन पोर्स को ये काउंट किया जाता है, ओपन पोर्स को। जबकि ट्रू पोरोसिटी में, पोरोसिटी में आपको ओपन पोर्स प्लस क्लोज पोर्स दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। ये सिंपल सा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अब इस पे हमने पोरोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस पे सेपरेट हमने एक वीडियो बना रखा है, जाकर आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हमारे चैनल पे इस पोरोसिटी के ऊपर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोरोसिटी होती क्या है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमने बहुत डिटेल्स में बताया है, तो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी यहाँ हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाए, ट्रू ट्रू पोरोसिटी कैसे निकालेंगे। ट्रू पोरोसिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, वन माइनस, क्या होगा, वन माइनस अपेरेंट पोरोसिटी। ठीक है, सॉरी, अपेरेंट पोरोसिटी नहीं होगा, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेरेंट स्पेसिफिक अपॉन, क्या होगा आपका, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100। ये ट्रू पोरोसिटी निकालने के लिए। अपेरेंट पोरोसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अपेरेंट पोरोसिटी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट बेड क्या होता है, सस्पेंडेड बेड क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में बता रखा है। सॉफ्ट बेड माइनस ड्राई बेड अपॉन, क्या होता है आपका, सॉफ्ट बेड सॉफ्ट बेड माइनस सस्पेंडेड बेड इंटू 100। ठीक है। इसको निकालना, पेरेंट पोरोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। और प्लीज आप जाके हमारे दूसरे इसी चैनल पे एक वीडियो बनी है इस पे, तो आप वहां जाके प्लीज चेक कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है दूसरा का डी है। इसमें क्या पूछा है, डिस्क्राइब द ग्रोव एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोव क्या होता है। तो भैया जी ग्रोव क्या होता है कि ग्रोव वही पदार्थ होते हैं जब, ठीक है, किसी वेस्ट रिफ्रैक्टिव मटेरियल या हमें ऐसे मटेरियल बनाने हैं जिसमें श्रिंकेज कम हो, जिसका श्रिंकेज कम हो, उसके लिए हम ग्रोव रेडी करते हैं। तो ग्रोव क्या होता है, ग्रोव एक प्री कैल्साइंड मटेरियल होता है। क्या होता है, प्री कैल्साइंड मटेरियल होता है। अब भैया प्री कैल्साइंड क्या होता है, तो पूर्व निस्तापित, क्या होता है, पूर्व निस्तापित। अब निस्तापित भी समझ में नहीं आएगा, मतलब पहले से जला लिया जाए, जिसमें जो मौजूद वाटर है या जो कार्बनिक पदार्थ है उसको जलाकर निकाल देना, उसको क्या कहते हैं, निस्तापन। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैल्साइन।
ठीक है। तो प्री कैल्साइन मटेरियल होता है, मतलब वह मटेरियल होता है जिसको पहले से निस्तापित किया जा सके, उसमें से जो मौजूद मॉइस्चर है, नमी है या वाटर है, उसको अलग किया जा सके, उसे हम बोलते हैं निस्तापन। ठीक है। और निस्तापन कैसे किया जा सकता है? दो तरीके के होता है। जैसे वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव बनी, वो ब्रेक हो गई, क्रैक्स हो गया, तो वेस्ट हो गया। लेकिन वो जब उसको हम ऐसे रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए पहले से वो पकी हुई है और उसी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने का रीजन क्या है कि हमें फर्स्ट केवल श्रिंकेज को कम करना है। क्या करना है? श्रिंकेज को मिनिमाइज करना है। ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। श्रिंकेज कैसे कम होगा? श्रिंकेज कब होता है? जब उसमें मौजूद वाटर होता है, वो वाटर को रिमूव होने से उसका कोई भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल में हाईली श्रिंकेज होता है, वो सिकुड़ जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। पहले से हमें मान लिया जाए 4x4 की बनानी है, 4x4 की आप बनानी है, 4x2 की बनानी है, तो आपको 4.5 लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा? आपको 4.5 की लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका क्या होगा, सूखने के बाद श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ेगा तो उसके साइज में कमी आएगी। ठीक है। सिकुड़ता दो तरीके से, श्रिंकेज दो तरीके के होगा। आपका ड्राई श्रिंकेज होता है, दूसरा आपका होता है वाइट श्रिंकेज। यानी दो तरीके से किसी भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल का, किसी भी सिरेमिक प्रोडक्ट का दो तरीके से श्रिंकेज होता है। एक ड्राई श्रिंकेज होता है, दूसरा फायर श्रिंकेज होता है। ड्राई मतलब सूखने के बाद जो श्रिंकेज होता है, और फायर मतलब क्या होगा आपका, पकाने पर जो श्रिंकेज होता है वो श्रिंकेज होता है। इसको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। नॉन प्लास्टिक मटेरियल भी ग्रो को एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? हाई स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और श्रिंकेज को डिक्रीज करेगा। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, अब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, अब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। ठीक है। हाई रिफ्रैक्टिवनेस वैल्यू देगा, ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो ये सारे उसमें क्या है, पॉइंट्स आएंगे उसको सही करने में। ठीक है। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको सही अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है? गिव द इम्पोर्टेंट थर्मल कंडक्टिव और रिफ्रैक्टिव ब्रेक्स। ये क्या है आपका? दूसरा क्या सी पार्ट है, यानी थर्मल कंडक्टिव, किसी भी रिफ्रैक्टरी के लिए थर्मल कंडक्टिविटी क्यों आवश्यक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी उष्मा चालकता, किसी भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल की उष्मा चालकता इम्पोर्टेंट क्यों है, जरूरी आवश्यक क्यों है? ठीक है। तो यदि भाई साहब, यदि जब हम किसी रिफ्रैक्टिव यूज कहाँ करते हैं, पहले तो यही समझ लेना चाहिए। रिफ्रैक्टिव को भट्ठियों में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? भट्ठियों में रिफ्रैक्टिव को यूज किया जाता है, जो कि दो लेयर में होती है। ठीक है। दो लेयर में रिफ्रैक्टिव को यूज किया जाता है। एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर अंदर की तरफ रहता है। ठीक है। ये आपकी पोरस रिफ्रैक्टिव होती है, और अंदर की तरफ आपकी डेंस रिफ्रैक्टिव होती है। अब जो डेंस रिफ्रैक्टिव होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। रीजन क्या है? अब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? यदि आप पोरोसिटी, आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे, डेंसिटी को आप क्या करोगे, इंक्रीज कर रहे हो, तो इसकी पोरोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल
कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि हीट का जो ट्रांसफर होता है, यानी हीट का जो ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो आपने रोज पढ़ा होगा, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है। एक पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल है, उसके पास ये है, तो हीट यहाँ से चल के यहाँ नहीं जाती, ये इसको पास करता है, ये ले जाके इसको देता नहीं, इसको ये इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को पास होता रहता है। तो जितने पास पास पार्टिकल होंगे, मान लीजिए ये है, कोई रिफ्रैक्टिव ये है, इतना गैप है, कोई रिफ्रैक्टिव उसके एकदम क्लोज है, ठीक है। तो इसमें जब हीट का ट्रांसफर होगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसकी तुलना में, ये तुरंत इसको इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करते करते बहुत कम समय में पूरे जगह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, गैप है तो एयर के थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसका कंडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी रिफ्रैक्टिव की थर्मल कंडक्टिविटी यदि इंक्रीज करना है तो उसकी डेंसिटी को हम इंक्रीज कर दें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सर आपको? तो यहाँ पर जो डेंस रिफ्रैक्टिव इसीलिए लगाते हैं कि जब हम बर्नर चलाते हैं, सपोज दैट यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, एक ही जगह पे तो हीट दे रहा है, और हमें जहाँ पर मटेरियल रखा हो यहाँ मटेरियल रखा है, इस पूरे फर्नेस का टेम्परेचर एक समान रखना है, क्योंकि यदि एक समान नहीं होगा तो यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो जल्दी पक जाएगा, और जो यहाँ पर मटेरियल होगा वो जल्दी पकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये बर्नर के सामने है तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, और ये बर्नर के इधर इस साइड में तो यहाँ टेम्परेचर लो होगा। तो ये ऐसा ना हो, असमानता ना हो, इसलिए इसके अंदर हाई डेंस रिफ्रैक्टिव लगाते हैं। और हाई डेंस रिफ्रैक्टिव का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, उसमें चालकता बहुत हाई होता है, जिससे वो एक समान तरीके से पूरे में वो फैला देता है, जो भी हीट है वो पूरे उसमें फैला देता है, एक समान कर देता है। तो इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लिए उसकी चालकता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम यदि डेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी के साथ स्ट्रेंथ भी तो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, अब्रेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अब्रेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी रिफ्रैक्टिव मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो।